नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जयपुर क्लासेस के अंदर। मैं अमृत सांसो और आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अपन देख रहे थे द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसके अंदर राजस्थान भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बन सकते हैं। इस राजस्थान भूगोल से ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन हैं उस सब का निचोड़ देख रहे थे। इस 105 क्वेश्चन का निचोड़ हमने पिछले 5 वीडियो में देख लिया है। छठा वीडियो है जिसके अंदर हम आज जो है अगली जो सीरीज है वो जारी रखने वाले हैं। ठीक है, तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी जो अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे समस्त विद्यार्थियों के लिए ये क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लासों के अंदर आपका जो संपूर्ण पढ़ा हुआ सिलेबस है भूगोल का वो संपूर्ण क्या होने वाला है, इसके अंदर रिवाइज होने वाला है क्वेश्चनों के माध्यम से। और कई की जरूरत पड़ी तो उसकी व्याख्या भी हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें जो है इस क्लासों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास के अंदर आपका जो 160वां क्वेश्चन है आज का, वो पूछ रहा है कि सप्पन का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में किस में स्थित है। सप्पन का मैदान है वो किसका भाग है या कौन से बेसिन में स्थित है, ये बात आपको पूछी आपको है। तो ध्यान रखना आपको, संबल बेसिन का तो नहीं है ये, माई बेसिन का है। ठीक है, किसका? माई बेसिन का। बनास बेसिन का भी नहीं है और लूणी बेसिन का भी नहीं है। अब देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर ये अरावली पर्वत श्रेणी के पूर्व में पूर्वी राजस्थान से लेकर दक्षिणी राजस्थान तक फैला हुआ है। ये पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है ये अरावली पर्वत के पूर्व में स्थित है और पूर्वी राजस्थान से लेकर के दक्षिणी राजस्थान तक संपूर्ण भाग है वो पूर्वी मैदानी भाग के नाम से जाना जाता है। जो भारत के भौतिक प्रदेश गंगा मैदान का उपभाग है। और ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो राजस्थान के अंदर जो आपके पूर्व से लगा करके दक्षिण तक जो पूर्व मैदानी भाग है वो किसका उपभाग है? तो गंगा मैदान का उपभाग है, जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से होता है। और ये पूर्वी मैदान की बात करें तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो जलोढ़ जो नदियों द्वारा मिट्टी लाई जाती है उस मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मृदा, उससे इसका निर्माण होता है। उपजाऊ मृदा तथा समतल मैदान होने के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है। ये भी बात ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समतल मैदान है और कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक उपलब्ध है। और सर्वाधिक क्या है, उपजाऊ मृदा है। जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है तो इस कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व थोड़ा सा सर्वाधिक है, लोग ज़्यादा यहाँ पर बसे आकर के। उपजाऊपन के कारण पूर्वी मैदानी का खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। यहाँ पर क्या है, उपजाऊपन यानी कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है कोई भी फसल हो, आप सबसे ज़्यादा उपजाऊ कहाँ होती है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, खाद्यान्न का कटोरा। जैसे अरावली को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, इसी प्रकार जो पूर्वी मैदानी भाग है उसको क्या कहा जाता है, खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। इस मैदानी प्रदेश को इसका निर्माण करने वाली नदियों के आधार पर 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। जो ये मैदानी प्रदेश है इसको 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग है? देखिए इसके 3 भाग कौन कौन से। सबसे पहला भाग आपका है वो है बनास बेसिन, बनास और बाणगंगा बेसिन। ये वाला जो भाग आप देख रहे हो ये कौन सा है, बनास और बाणगंगा बेसिन का भाग है। ये जो आप देख रहे हो संबल बेसिन का भाग है। ठीक है, क्योंकि संबल बेसिन जो यहाँ से प्रवेश करती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए जो है यमुना में जाकर के मिलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, संबल बेसिन ये हो गया। बियड उत्कात स्थलाकृति, सर्वाधिक बियड उत्कात स्थलाकृति। बियड का मतलब जो नदियों के प्रवाह से जो जमीन टूट जाती है, उबड़ खाबड़ जमीन हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, बियड उत्कात स्थलाकृतिक भूमि कहते हैं। वो संबल में सर्वाधिक देखने को मिलेगी आपको। और ये जो आपका दक्षिण में भाग देख रहे हो, उदयपुर चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जो भाग है प्रतापगढ़ वाला, यहाँ पर माही बेसिन है, मध्य माही बेसिन। ठीक है, यह भाग कौन सा है, मध्य माही बेसिन है। तो इसको 3 उप भागों में विभाजित किया है। कई पुस्तकों में आपको 4 भाग भी देखने को मिल जाएंगे, कहीं में बाणगंगा अलग दिखाया। ठीक है, बनास अलग दिखाया। तो बाणगंगा बनास एक साथ भी आप मान सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो 3 भाग आपको मोटे मोटे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं संबल बेसिन की। संबल बेसिन देखिए कि पूर्वी मैदान का सबसे पूर्वी संबल व इसकी सहायक नदियों से निर्मित है। ठीक है, पूर्वी मैदान का सबसे पूर्वी भाग, पूर्वी मैदान का सबसे जो पूर्वी भाग है वो संबल व इसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। इस क्षेत्र में अत्यधिक नाली अपरदन अवनालिका अपरदन होता है। इसी कारण यह क्षेत्र उबड़ खाबड़ हो गया है, जिससे ऐसी स्थलाकृति को इस
उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है। यानी कि सर्वाधिक जो नालीय प्रदन यहाँ पर होता है, नालीय प्रदन मतलब रेत एक जगह से दूसरी जगह पर नदियों के द्वारा, जिससे क्या है भूमि है वो उबड़ खाबड़ हो जाती है, और ऐसी स्थलाकृति जो बनती है उसको क्या कहते हैं, उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है। आगे देखते हैं, इस क्षेत्र को बियड बियड व डांग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डांग क्षेत्र भी कहा जाता है इस मतलब क्षेत्र को बियड या डांग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो बियड और डांग क्षेत्र के राजस्थान में किसको जाना जाता है, संबल बेसिन को, जिसका मुख्य विस्तार धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के अंदर है। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर समांतर नदियां यहाँ पर बहती है। सर्वाधिक विस्तार की बात करें इसकी तो वो डांग क्षेत्र या बीड़ जो उत्खात स्थलाकृति है, इसका सर्वाधिक विस्तार आपको सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में देखने को मिलेगा। अगली बात करते हैं बाणगंगा बेसिन की। तो बाणगंगा बेसिन ये अरावली पर्वत श्रेणी तथा संबल बेसिन के 20 का भाग है। कौन कौन किस किस के बेस का भाग है, अरावली पर्वत श्रेणी तथा संबल बेसिन जो है इसके 20 का भाग है, वह बनास बाणगंगा बेसिन है। बनास बाणगंगा बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में बाणगंगा तथा बनास व उसकी सहायक नदियां बेड़च, कोठारी, खारी, मासी, मोरेल आदि नदियों द्वारा बहती है। ठीक है, इसमें सहायक कौन कौन सी नदियाँ, मेन नदियाँ तब बाणगंगा और बनास है। इसकी सहायक नदियाँ बेड़च है, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल आदि इस नदियों के द्वारा यह क्षेत्र जो है किस नाम से जाना जाता है, बनास बाणगंगा बेसिन के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, इस मैदान का सबसे उत्तरी भाग जिसमें जयपुर और भरतपुर तक का क्षेत्र शामिल है वह बाणगंगा बेसिन के अंतर्गत आता है। जो आपके इस क्षेत्र का सबसे उत्तरी भाग है, यानी बाणगंगा और आपके जो बनास बेसिन का जो भाग है इसका सबसे उत्तरी भाग की बात करें, जिसमें जयपुर और भरतपुर भी इंक्लूड किए जाते हैं, वो बाणगंगा बेसिन के नाम से जाना जाता है। यानी बाणगंगा बेसिन इसके अंतर्गत आता है। तो शेष भाग जो बनास बेसिन के अंतर्गत आता है, यानी कि जयपुर भरतपुर के नीचे वाला भाग आप कह सकते हो, वो बाणगंगा अपने बनास बेसिन में आएगा। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है, 280 से 500 मीटर है, तथा ढाल उत्तर एवं उत्तर पूर्व से में है। ढाल कहाँ पर है, पूर्व तथा उत्तर पूर्व में। पूर्व का मतलब इस प्रकार से और उत्तर पूर्व में इस प्रकार से ढाल है इसका। पूर्व तथा उत्तर पूर्व में ढाल है कौन किसका, बनास और बाणगंगा बेसिन का। अगला देखिए, इसमें इसको भी दो भागों में बांटा गया है। जो बनास और बाणगंगा बेसिन है इसको दो भागों में, कौन कौन से दो भाग है इसके, एक है मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान ये बनास बेसिन का उत्तरी भाग है। कौन किसका भाग है, बनास बेसिन का उत्तरी भाग है मालपुरा करौली का मैदान। इसमें टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, तदौसा जिले आदि आते हैं। और हेरोन महोदय ने इस क्षेत्र को पहचान तृतीय पहली प्लेन के रूप में दी है। तृतीय पहली प्लेन के रूप में इसकी जो देने वाले हैं कौन है, हेरोन महोदय जो है इसने तृतीय पहली प्लेन के रूप में इसको पहचाना है इस क्षेत्र को। कौन से क्षेत्र को, मालपुरा करौली के मैदान के क्षेत्र को, जिसको इसका भाग है बाणगंगा और अपने जो बनास नदी के बेसिन का भाग है। उसके बाद में मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का जो मैदान है यह बनास बेसिन का दक्षिणी भाग है, जिसमें राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों का क्षेत्र आता है। मेवाड़ के देवगढ़ के निकट अरावली के पूर्व भाग में टीलेनुमा पीडमांड मैदान है। टीलेनुमा टीलों की तरह दिखाई देने वाले, इसमें हरी घास उगी हुई हो, टीले की तरह दिखाई दे रही है। जिस प्रकार मरुस्थल में टीले हैं उसी प्रकार से, मतलब फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर घास वगैरह सब उगी हुई है, हरे भरे रहते हैं वो क्षेत्र। ठीक है, इस प्रकार से ये जो मैदान का भाग है ये जो देवगढ़ के निकट का भाग है, अरावली के पूर्व में भाग है अरावली के। ठीक है, तो अरावली के नजदीक होने के कारण टीलेनु में दिखाई देता है, आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा जो भाग है वो है आपका माई बेसिन। ठीक है, माई बेसिन ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर दक्षिण में, इसलिए सर्वाधिक ऊंचाई है। इस क्षेत्र में माई व उसकी सहायक नदियाँ सोम, जाखम तक कादर, जामरी आदि प्रवाहित होती है। तो माई की सोम नदियाँ सोम, जाखम, कागदर जो है कागदर पिकअप परियोजना आप पढ़ोगे। ठीक है, तो माई बजाज सागर परियोजना, ये सारी परियोजना जामरी तथा प्रवाहित यहाँ पर नदियाँ होती है। सलुम्बर झराड़ा क्षेत्र में स्थानीय भाषा में सप्पन तथा डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वागड़ कहते हैं। ये थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है कि सलुम्बर क्षेत्र में स्थानीय भाषा में सलुम्बर सराड़ा क्षेत्र को स्थानीय भाषा में सप्पन और डूंगरपुर के बांसवाड़ा को स्थानीय भाषा में वागड़ कहते हैं। माई नदी के किनारे पर स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। माई नदी के किनारे का जो भूभाग है उसको कांठल यानी किनारा वाला भाग। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ से सम्मिलित बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच 56
गांवों का एक नदी नालों का समूह है जिसे सप्पन का मैदान कहा जाता है। इस क्षेत्र में आदिवासी भील व ग्रासिया स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसे वालरा कहते हैं। तो ये भी आपके प्रतापगढ़ बांसवाड़ा क्षेत्र में की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि जो आपने आदिवासी लोग और ग्रासिया लोग करते हैं, आदिवासी भीलों और ग्रासियों के द्वारा की जाती है, उस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो वालरा के नाम से जाना जाता है। सप्पन का मैदान कहलाता है। क्यों? क्योंकि 56 गाँवों का समूह और 56 नदी नालों का समूह यहाँ पर बहता है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न अपना है कि संबल नदी के क्षेत्र में नाली अपरदन से निर्मित स्थलाकृति को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? उत्कात भूमि कहा जाता है। ठीक है, संपूर्ण विवरण हम देख चुके हैं। क्वेश्चन आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। राजस्थान के निम्न क्षेत्र में से कौन से जिले मुख्यतः बीड़ प्रभावित हैं? तो बीड़ प्रभावित जिले आप देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से? कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, यही हो जाएगा कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर इसमें होगा नहीं। उसके बाद में भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद भी नहीं होगा। अजमेर, भीलवाड़ा, पाली भी नहीं होगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। यानी इस प्रकार से आपके नदी बहती है संबल, और यहाँ पर क्या बनती है? उस जो कटी फटी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? बीड़ कहलाता है। बीड़ की रानी करोल, धौलपुर। अब देखिए थोड़ी सी इसकी और थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्वी मैदान प्रांत में संबल नदी का अफवाह क्षेत्र अत्यधिक अवनालिका अपरदन, इसको बोलते हैं ग्लेशियर के नाम के कारण उबड़ खाबड़ हो गया है। इसमें उत्कात स्थलाकृति वेटलैंड टोपोग्राफी जिसको कहा जाता है, या बियड़ रिविनियस या डांग क्षेत्र कंदरा भूमि के नाम से जाना जाता है। कृषि के लिए अनयोग्य भूमि है, अयोग्य भूमि है, ऊबड़ खाबड़ भूमि है, मतलब बीड़ भूमि है, डांग क्षेत्र है, कंदरा भूमि है, उत्कात स्थलाकृतिक भूमि है, वेटलैंड टोपोग्राफी है, इसलिए यहाँ पर कृषि नहीं की जाती, अयोग्य भूमि है। ये क्षेत्र कोटा से बूंदी, बारा, टोंक, सवाईमाधोपुर, धौलपुर तक फैले हुए हैं। आगे धौलपुर में बीड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है। धौलपुर में सर्वाधिक जो आपके विस्तार है बीड़ भूमि का। इस स्थानीय भाषा में डांग क्षेत्र भी कहा जाता है। करौली जिला डांग की रानी कहलाता है। डांग की रानी करौली, ठीक है, करौली, ठीक है, डांग की रानी किसे? करौली को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। दक्षिणी पठार को अरावली हिल्स से अलग करने वाला ब्रंच कौन सा है? दक्षिणी जो पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठार, इसको अरावली हिल्स से अलग करने वाला पठार कौन सा है? यानी कि ब्रंच कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठार को अरावली हिल्स से अलग करने वाला ब्रंच कौन सा है? मुख्य सीमा ब्रंच, मान सीमा ब्रंच, मुख्य केंद्रीय क्षेत्र, या फिर आपके हिमालय अग्र ब्रंच। हिमालय अग्र ब्रंच तो यहाँ पर कहाँ होगा? इसमें हो जाएगा महान सीमा ब्रंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वृद्ध सीमांत ब्रंच फैला है, किसके सहारे फैला हुआ है? तो वृद्ध सीमांत ब्रंच, ठीक है, जिसको वृद्ध सीमांत ब्रंच जो है ये आपके सवाईमाधोपुर, बूंदी से सवाईमाधोपुर की पहाड़ियां तक फैला हुआ है। महान सीमा ब्रंच जिसको GBT के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या ग्रेट बाउंड्री ब्रंच जिसको कहा जाता है, अरावली तथा दक्षिणी पूर्वी पठार के मध्य फैला हुआ है। हाड़ौती पठार के उत्तरी पश्चिमी सीमांत पर स्थित ब्रंच है। हाड़ौती पठार है, इसके उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में ये स्थित है, जिसकी सीमा जो है वो अपने किससे लगती है? मैदानी भाग से लगती है। ये ब्रंच धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बेंगू तथा उत्तरी कोटा जिलों आदि में फैला हुआ। कौन कौन से? धौलपुर हो गया, सवाईमाधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बेंगू, ठीक है, चित्तौड़गढ़ बेंगू क्षेत्र और उत्तरी कोटा जिलों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, राजस्थान में विध्वंस कगार क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? विध्वंस कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विध्वंस कगार भूमि जो है वो आपके पाई जाती है धौलपुर, करौली में। अगला प्रश्न, दक्षिणी पूर्वी पठार को दो भागों में, दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग कौन कौन से? दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग है, एक तो अपने हो जाएगा विंध्याचल पठार और एक दक्कन का पठार। विंध्याचल पठार, विंध्यन पठार और एक दक्कन का पठार, दो भाग है दक्षिणी पूर्वी पठार के। अगला प्रश्न, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। हमने अभी पूछा गया सवाल है कि मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ वो कहाँ पर स्थित हैं? हाड़ौती के पठार में स्थित हैं, ठीक है, कोटा झालावाड़ के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान की विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो वो आपके मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो विंध्याचल पर्वत उसका विस्तार है, न कि अपने अरावली का विस्तार है। विंध्याचल श्रेणी जो अपने मध्य भारत में जो श्रेणी है पर्वत की उसका विस्तार है, न कि अरावली का विस्तार है।
लावा से निर्मित मध्यम काली मिट्टी किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? लावा से निर्मित मध्यम काली मिट्टी किस भौतिक प्रदेश में? तो अपने कौन सा भौतिक प्रदेश हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी पठार में, जिसमें जो है कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ठीक है। विध्यन कगार भूमि पर प्रमुखतः निर्मित है। विध्यन कगार भूमि जो है इसमें किसमें मतलब बनी हुई है ये? तो ये बालू का शैलों से बनी हुई है। बालू का पत्थर और शैलों से बनी हुई भूमि है विध्यन कगार भूमि। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है? कौन सा ऐसा भाग है जो अपने किसका भाग नहीं है? दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। उसके बाद में देवगढ़ का पीडमांड मैदान, उसके बाद में शाहबाद का उच्च स्थल, उसके बाद में डंग गंगाधर क्षेत्र भूमि। तो देखिए ये तो इसका भाग है, ये भी इसका भाग है, ये भी इसका भाग है, लेकिन ये जो आपके देवगढ़ का पिडमांड मैदान है, पिडमांड मैदान, ये तो दक्षिणी पूर्वी मैदानी का भाग है, यानी पूर्वी मैदानी का क्षेत्र का भाग है, जहाँ पर क्या है टीलेनुमा पहाड़ियाँ, टीलेनुमा जो है क्या है पहाड़ियाँ हैं, हरा भरा क्षेत्र इस प्रकार टीलेनुमा है। ये अरावली के पूर्व में स्थित है, पहले हमने बात कर ली इसकी, तो ये इसका भाग नहीं है। ठीक है। ये तीनों किसके भाग है? दक्षिणी पूर्वी पठार के भाग है, लेकिन देवगढ़ का पिडमान मैदान है वो इसका भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार आड़ती का पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ व पूर्वी चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 500 मीटर है। इसे मालवा के पठार का विस्तार माना जाता है। राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी पठार को 2 उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 उपभाग हैं इसके? सबसे पहला है विंध्याचल कगार भूमि। सूना पत्थर व बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये किससे निर्मित है? सूना पत्थर व बलुआ पत्थर से। इसका मुख्य बनास व संबल के बीच दक्षिणी पूर्वी की ओर है। जिसका जो मुख है वो कहाँ पर है? बनास व संबल के बीच दक्षिण पूर्व की ओर है। इसकी औसत ऊंचाई 350 से 550 मीटर है। ये संबल के सहारे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जिससे सवाई माधोपुर, धौलपुर व करौली तक फैला हुआ है। उसके बाद में दूसरा भाग इसका कौन सा है? दक्कन का लावा पठार। ठीक है। दक्कन का लावा पठार इस क्षेत्र में क्रिटेशियस काल में 7 करोड़ वर्ष पूर्व ज्वालामुखी से दरारी उद्गार से बड़े पैमाने पर लावा का जमा हुआ, जिस पर उपजाऊ काली मृदा पाई जाती है, जिसे रेगुर मृदा, जिसको सबतक जुताई वाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि बारिश के समय ये क्या हो जाती है? चिकनी हो जाती है और एक परत के रूप में जम जाती है। जब ये सूखती है तो एक पपड़ी के रूप में उखड़ जाती है, इसलिए इसको सबतक जुताई वाली मृदा कहा जाता है। कौन सी मृदा? रेगुर मृदा, काली मृदा, बहुत ही उपजाऊ मृदा है, दक्कन के लावा पठार पाई जाती है। ये संबल व बना इसकी सहायक नदियों काली सिंध व पार्वती द्वारा बनास व बारा व कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान कोप बेसिन का निर्माण किया गया है। उसके बाद इस क्षेत्र की पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? तो इस क्षेत्र की सबसे पहली पहाड़ी है अर्धचंद्राकार पहाड़ी, जो बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सतुर की चोटी है, 350 से ऊपर, यानी कि 353 मीटर ऊंची है। कोटा की पहाड़ियाँ मुकुंदरा की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। मुख्यतः कोटा व आंशिक रूप से झालावाड़ में स्थित है, पहले बात की थी। इन पहाड़ियों के आंतरिक दक्कन के लावा पठार को निम्न उपभागों में बांटा गया है। ऊपरमाल का पठार जो बिजुलिया से भैंसरोडगढ़ तक विस्तारित है। डाबी का पठार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डाबी का पठार वो कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? तो बूंदी से कोटा तक ये पहाड़ियों के बीच में विस्तारित है। डंग गंगधार क्षेत्र ये झालावाड़ के पठारी भाग है, और ये शाहबाद उच्च भूमि जो है 12 जिले में पठारी भाग है। अगला प्रश्न देखिए, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? घोड़े की नाल की आकृति की रामगढ़ जो पहाड़ी है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो वो आपके मुकुंदरा की पहाड़ी में स्थित है, शाहबाद उच्च भूमि में स्थित है, डंग गंगधार क्षेत्र की पहाड़ियों में स्थित है, या गोडवाड़ प्रदेश में स्थित है। तो ये अपनी शाहबाद उच्च भूमि जो कि आपके 12 के अंदर है वहाँ पर स्थित है। घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ रामगढ़ 12 के अंदर है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ कौन से प्रदेश के अवस्थित हैं? रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित हैं, यानी स्थित हैं? तो आपके हाड़ौती के पठार के अंदर स्थित है। कौन से पठार के अंदर? हाड़ौती के पठार के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, इसकी व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या आगे। हाड़ौती के पठार में 12 जिले के उत्तर पूर्व भाग में स्थित
शाहबाद उच्च भूमि के रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी स्थित है जिसे आकृति घोड़े की नाल और चूं जैसी है। ठीक है, यानी आड़ती के बड़ार के 12 जिले के जो शाहबाद उच्च भूमि है उसके रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ हैं वो स्थित है। उसकी आकृति की पूछे तो घोड़े की नाल जैसी है और चूं जैसी है। ठीक है, और ये रामगढ़ झील, यहीं पर रामगढ़ झील स्थित है। 12 के अंदर रामगढ़ झील है जो एक क्रैटर झील है, परंतु रामगढ़ क्रैटर का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं हुआ है बल्कि उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। ये कि जियो हेरिटेज साइट भी है, यानी कि आपके रामगढ़ क्रैटर झील है वो जियो हेरिटेज साइट भी है। इसका जो निर्माण है जो ज्वालामुखी से नहीं हुआ है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। 2021 में इसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था अर्थ इम्पैक्ट डाटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा द्वारा विश्व भू विरासत में 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी गई। ये देश का तीसरा व राजस्थान का प्रथम क्रेटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि देश का तीसरा क्रेटर या राजस्थान का प्रथम क्रेटर। रामगढ़ क्रेटर एकमात्र एक ही है, इसलिए प्रथम क्रेटर इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विध्यन क्रम में उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? कोटा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो आपके चित्तौड़गढ़। ठीक है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में विंध्याचल क्रम की चट्टानें व अरावली दोनों उपस्थित हैं। मालानी अग्निशैल समूह के कारण पनपा है। मालानी अग्निशैल समूह के कारण पनपा है। किसके समूह के कारण पनपा है? तो जालोर ग्रेनाइट के कारण। ठीक है, मालानी अग्निशैल समूह के जालोर एवं सिवाना बाड़मेर के ग्रेनाइट ज्वालामुखी रायोसाइट चट्टानों के निर्माण करते हैं। ये थे आपके आज के क्वेश्चन। कल हमारा टॉपिक रहेगा ज्वालामुखी के जितना भी निचोड़ है वो संपूर्ण इस ज्योग्राफी क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।